IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के आपको सिंगेज बुक के थ्रू तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। विद दैट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है हाइपरबोला, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं और हम बेसिक डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। उस अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस के थ्रू और कंसोलिडेट करते हैं। आई होप आपको याद है, ये पूरा जो आपका सिलेबस है 11th 12th मैथमेटिक्स का, इसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स, एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस इस तरीके से करेंगे और फाइनली एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वेराइटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेकर हम बाइंड अप करेंगे किस तरीके से JEE एडवांस्ड के PYQs के साथ, मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है जरा उसे पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है एक बहुत क्रूशियल सी बात कि सर बेस ऑफ ट्राइंगल एंड द रेशो ऑफ टेंजेंट्स टू हाफ ऑफ द बेस एंगल्स आर गिवन। ठीक है सर, ये गिवन है ना, अच्छी बात है। देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ अपोजिट वर्टेक्स इज हाइपरबोला। क्या थॉट आ सकता है, क्या सोचा जा सकता है? सर मैं एक बेसिक सी बात से शुरू करता हूँ। पहले तो हमारा एक जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है उसको बनाते हैं, है ना। तो अगर मैं स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाता हूँ और उस पर चीज़ें वर्कआउट करता हूँ जैसी उन्होंने दी हैं या कही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हालात बनेंगे, क्या चीज़ें होंगी, ज़रा उसको लेकर समझते हैं चीज़ें। मान लो ये रहा आपका ट्रायंगल, है ना। इसकी वर्टाइसेस हैं A, B और C। क्लियर सी बात है सर, वर्टेक्स A के जो अपोजिट होगा उसे लेंथ को हम साइड को कहेंगे A, वर्टेक्स B के अपोजिट जो होगा उस साइड को हम कहेंगे स्मॉल b, और वर्टेक्स C के अपोजिट जो होगा उस साइड की लेंथ को हम कहेंगे स्मॉल c, है ना। इस एंगल को आप कैपिटल B से डिनोट कर सकते हैं, इस एंगल को आप कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा सुनना, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, मतलब आपको क्या गिवन है, आपको सबसे पहले तो ये एक गिवन है, मतलब ये नोन है ना। बेस ऑफ द ट्रायंगल मतलब क्या, इस ट्रायंगल की ये लेंथ, ये जो जिसे आप कह रहे हैं बेस, ये आपको पता है, जैसे हम अभी फिलहाल क्या कह ले रहे हैं A। एंड द रेशियो ऑफ टेंजेंट्स ऑफ हाफ ऑफ द बेस एंगल्स। तो ये जो बेस एंगल्स हैं कौन कौन से, B और C, B और C, तो B और C के हाफ यानी क्या B/2, है ना। और उसका क्या 10 रेशो, और इसका किससे रेशो, इसका रेशो दूसरे वाले एंगल, तो दूसरा वाला एंगल क्या है C, उसके हाफ का 10 रेशो। फिर से पढ़ो देखो, रेशो ऑफ टेंजेंट्स ऑफ हाफ ऑफ द बेस एंगल्स। तो बेस के जो एंगल्स है वो कौन कौन है, B और C। तो इन दोनों का हाफ का 10 रेशो उसका एंगल का रेशो उसने दिया है। बहुत बढ़िया, और ये फिक्स्ड कोई वैल्यू है, हम जानते हैं कोई वैल्यू, लेट्स कॉल इट लैम्डा फॉर अ व्हाइल। आई होप यू ऑल कैन डू दैट। तो इतनी बातें हमें पता है। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो अपोजिट वर्टेक्स है, यानी जो A वर्टेक्स है, इसका लोकस, इसका जो पाथ होगा वो एक हाइपरबोला होगा। तो सर इस बारे में बात करेंगे, पर कहानी क्या यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं। तो 10b/2 अपॉन 10c/2, कैन आई सिंप्लीफाइड फर्दर। देखो क्या करेंगे, गौर से देखना। क्या मैं 10b/2 को गौर से देखो sin b/2 अपॉन cos b/2 लिख सकता हूँ, कोई परेशानी, कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गौर से देखिए, डिनोमिनेटर में जो लिखा है 10c/2, उसे sin c/2 अपॉन cos c/2, तो वो उधर उल्टा होके अगर आता है तो मुझे क्या दिखेगा, ध्यान से देखो सर, वो आपको दिखेगा cos c/2 अपॉन कितना sin c/2। क्या इसे देखकर आपको एक सिंपल सा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला याद आता है, क्या बहुत बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला याद आता है? आई होप ये बात हमारी किसके इक्वल है, ये तो आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट वैल्यू वही है लैम्डा, है ना। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये लैम्डा के इक्वल है। सर मेरा एक छोटा सा पार्ट आप बताओ, क्या मैं लैम्डा को लैम्डा अपॉन 1 लिखूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा क्यों लिख रहे हो, बस गौर से देखना। मैं इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से सुना, मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ तो लैम्डा में डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऐड कर दे रहा हूँ और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। हम ये कर सकते हैं, आई होप आपको ये बात पता है। तो सिमिलरली न्यूमरेटर क्या है, sin b/2 cos c/2, है ना। न्यूमरेटर क्या है भाई, sin b/2 cos c/2, इसमें हमने डिनोमिनेटर ऐड किया। तो डिनोमिनेटर ऐड किया मतलब क्या, मतलब सर आपका ये जो है क्या sin c/2 और क्या cos b/2। क्या अभी आपको कुछ नजर आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय व्हाट, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया, तो वही बात वापस, लेकिन इस बार क्या sin b/2 डॉट cos c/2 माइनस क्या भाई sin c/2 डॉट cos b/2। बस मुझे चेक कर लेने दीजिए मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की।
आई थिंक सही है ना। अब क्या, अब गौर से देखो, क्या अब आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है? आई होप आप सबको दिख रहा है, ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सेम साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, वही बात है, यानी ये टेक्निकली साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आप देख पा रहे हो सर, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा साइन, ध्यान से देखना भाई, सिंपल सी बात है, साइन a प्लस बी यानी b बाई टू और c बाई टू, तो b बाई टू प्लस c बाई टू, क्या मैं उसे b प्लस c बाई टू लिख सकता हूँ? आई होप आप इस बात से सहमत हैं, यहाँ तक तो कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। सिमिलरली ये है आपका साइन a माइनस बी, यानी क्या साइन ऑफ b बाई टू माइनस c बाई टू, क्या मैं टेक्निकली उसे b माइनस c बाई टू लिखूँ तो आपको कोई परेशानी? आई थिंक सर अभी तक तो जीवन आसान है। जीवन को और आसान बना के रखते हैं कि सर राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है? राइट हैंड साइड पर लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1 दिख रहा है। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आप सभी से कि आप यहाँ पर 2 टाइम्स दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके cos b प्लस सी बाई टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? मतलब 2 टाइम्स cos b प्लस सी बाई टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या होगा आप करिए, फिर हम बात करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको स्ट्राइक करने लगेगा जब आप क्या पढ़ लेंगे, जब आप ट्रिगो पढ़ लेंगे, है ना, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ट्रिगो की बिल्ड हो जाएगी जब हम ट्रिगो कवर करेंगे। बट अभी फिलहाल बस मैं ये आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने दोनों तरफ 2 से और दोनों तरफ cos b प्लस सी बाई टू से न्यूमरेटर को भी, है ना, और डिनोमिनेटर को भी cos b प्लस सी बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या होने वाला है? आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में आपको एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही सॉर्टेड सा फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसमें कोई विशेष, कोई नई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। हाँ सर दिख तो रहा है। और डिनोमिनेटर में भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा होगा। सर डिनोमिनेटर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डिनोमिनेटर समझ नहीं आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी बात है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सर ये होता है साइन 2 थीटा। तो अगर ये लिखा है 2 साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई टू, तो देखो ना बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, तो ये क्या हो गया सर, थीटा, यानी एंगल सेम है, तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, साइन 2 टाइम्स बी प्लस सी बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन ऑफ बी प्लस सी, है ना, तो न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ बी प्लस सी। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप ये बात तो बड़ी सिंपल सी है जिसमें कोई आपत्ति, कोई परेशानी आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। ये बात बड़ी सिंपल सी है कि ये जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, यानी इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन b प्लस सी। बट डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, 2 टाइम्स, इसे मैं बाद में लिखूंगा, 2 टाइम्स कॉस b प्लस सी बाई टू टाइम्स साइन b माइनस सी बाई टू। क्या आपको याद आया? चलो मैं एक और तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं साइन b माइनस साइन सी, अगर मैं साइन b माइनस साइन सी को लेकर पूछूं तो क्या आपको याद है सर, उसे हम लिखते हैं 2 टाइम्स साइन, या पहले आप कॉस याद अगर आ रहा है तो 2 टाइम्स कॉस b प्लस सी बाई टू टाइम्स साइन b माइनस सी बाई टू। क्या आपको याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा सिंपल सा ऑपरेशन याद रखना, साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना, आप आराम से ऐसा ही कुछ बनता हुआ देख पाओगे अगर आप a प्लस बी को c की तरह और a माइनस बी को d की तरह ट्रीट करोगे। ये सारा डिस्कशन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद हो सकता है क्योंकि अभी आपको ट्रिगो के बेसिक्स नहीं पढ़ाए गए, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना और बस इस बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश करना कि ये जो फॉर्मूला है, चलो मैं फॉर्मूला कैसे बनता है वो बता ही देता हूँ, है ना, ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपकी कहानी सॉर्टेड रहे। आप याद करो साइन a माइनस बी क्या था सर, साइन a प्लस बी जो था वो था साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं साइन a माइनस बी क्या था, तो साइन a माइनस बी जो टेक्निकली होगा वो होगा यही बात सेम लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, साइन a कॉस b। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, मेरा यकीन करिए जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिलता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? राइट हैंड साइड पर गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस पार्ट से पार्ट कैंसिल, तो बचा क्या सर, बचा आपका 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। अब अगर आपसे मैं छोटा सा काम करने को ये कहूँ कि थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं a प्लस बी को c कह दूँ और a माइनस बी को d कह दूँ, है ना, तो इन दोनों को ऐड करके
इन दोनों को ऐड किया तो b और b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू c प्लस डी। तो a कितना आता है सर, a आता है आपका c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली जब आप b निकालेंगे तो b कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल, तो ये बचा 2b, तो c माइनस डी बाई 2 क्या हुआ b। यानी यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गौर से देखना, साइन c माइनस साइन डी, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गौर से देखना, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए यानी साइन ऑफ कितना c प्लस डी बाई 2 टाइम्स कॉस बी कितना, कॉस बी कॉस c माइनस डी बाई 2। इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी। क्या बात आप समझ पाए, बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। ये बात हम अच्छे से पढ़ेंगे ट्रिगो पढ़ते हो, बट आई होप अब आपको बातें क्लियर है। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे गौर से देखो, इस पार्ट को गौर से देखो, ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, कुछ आपको दिख रहा होगा। ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर तो हम फिगर आउट कर चुके हैं, डिनोमिनेटर साइन b माइनस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2। गौर से देखना, क्या मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपका साइन b माइनस सी बाई 2 है और कॉस b प्लस सी बाई 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर मेरे पास जो फर्क आ रहा है वो इतना सा बस कि कॉस में आपके पास क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट, और साइन में है पॉजिटिव वाला पार्ट। तो एक छोटा सा करेक्शन हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, अगर मैंने इसे ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिखा होता तो गौर से देखना, a प्लस बी में से अगर मैंने a माइनस बी अभी तो क्या किया है, सब्ट्रैक्ट, अगर मैं a प्लस बी में a माइनस बी ऐड करता, मतलब साइन a प्लस बी में साइन a माइनस बी ऐड करता, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो मैंने गड़बड़ किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर सब्ट्रैक्ट किया है, आई एम रियली सॉरी, मुझे वो नज़र आया अभी कि अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आप मेरी बात समझ पाए। और यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो ये पार्ट आपका ऐड होगा और ये पार्ट आपका कैंसिल होगा, तो टेक्निकली ये होगा 2 टाइम्स, बस एक छोटा सा फर्क रहेगा, बस यही पार्ट मैं सोच रहा था कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो ये होगा 2 कॉस ए, देखो आप, साइन बी, आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा, तो ये होगा कॉस और ये होगा साइन, है ना, ये हो जाएगा आपका कॉस सी प्लस डी बाई 2 और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, इस तरीके से होगा। और अब मेरे ख्याल से वही फॉर्मूला बन रहा है। आप देखो, साइन के पास डिफरेंस का हाफ है और कॉस के पास सम का हाफ है, देखो साइन के पास डिफरेंस का हाफ है और कॉस के पास सम का हाफ है, यानी टेक्निकली किसका फॉर्मूला है, साइन b माइनस साइन सी। तो डिनोमिनेटर को क्या अब मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे लिख सकता हूँ, साइन b माइनस साइन सी, इफ़ यू ऑल एग्री विद दिस। और न्यूमरेटर में, सॉरी इस तरफ क्या है सर, इस तरफ है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब गौर से सुनिएगा, काम की बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। आपको हम जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, या उससे मैं अगर कहूँ तो हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स या सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, तब हम ये बात सीखेंगे कि सर ट्रायंगल्स में हम ये बात जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है ना। तो क्या मैं b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, लिख लो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने ए को शिफ्ट किया। क्या मैं दोनों तरफ साइन ले सकता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए सर। बस ट्रिगो में हम एक छोटी सी बात ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपके ये एंगल है, मतलब ये 0 है, ये 90 डिग्री आगे बढ़े तो ये पाई बाई 2, तो यहाँ पर आकर आपको पाई मिलता है, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आप आते हो सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर आपके साइन और कॉसिक रेशो आपके पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसिक जो रेशो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा, पाई माइनस से सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी क्या दिखता है, साइन b प्लस सी, तो आप उस साइन a से रिप्लेस कर सकते हो। ये सारी बातें हम ट्रिगो में पढ़ेंगे। अब तो क्या मैं न्यूमरेटर में जो साइन b प्लस सी लिखा हुआ है उसे साइन a लिख सकता हूँ? तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये कि न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है साइन a, डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है साइन b माइनस साइन सी, यहाँ पर तो मुझे दिख ही रहा है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम पढ़ेंगे वो ये बात होगी कि आपको पढ़ाया जाएगा एक साइन रूल। ये क्या नई चीज़ पढ़ा रहे हो सर, आप यकीन करिए, इसका प्रूफ, इसका डिटेल डिस्कशन, सब बातें हम करेंगे। पर साइन रूल होता क्या है कि आपकी साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का साइन रेशो, साइड बी और उसके अपोजिट एंगल कौन है, बी, उसका साइन रेशो, और साइड सी और उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसके अपोजिट जो एंगल है सी, उसका साइन रेशो, ये सारे रेशोस फिक्स्ड होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसे मैं फिलहाल अभी कह लेता हूँ, लेट्स से के, है ना, वहाँ लैम्डा लिया तो यहाँ के ले लेते हैं। तो कहना है इसे, अगर मैं साइन ए को रिप्लेस करूँ, है ना, अगर मैं साइन ए को रिप्लेस करूँ तो शैल आई कैन रिप्लेस दैट बाय ए अपॉन के, है ना। तो न्यूमरेटर में आता है ए अपॉन के, डिनोमिनेटर में देखना साइन बी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ,
स्मॉल b अपॉन के, और साइन c को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, स्मॉल c अपॉन के इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब क्या, अब गौर से देखना, ये क्वेश्चन अब खत्म होने को है अगर आप इस पॉइंट पर आ चुके हैं तो। किस पॉइंट पर, ध्यान से समझना, के कॉमन आ जा रहा है, वैसे ही कैंसिल हो रहा है, जो आपको यहीं से दिख जाना चाहिए था। तो काम की बात क्या है वो सुनना, मुझे जो दिखेगा वो ये, गौर से देखो भाई, न्यूमरेटर में a, डिनोमिनेटर में b माइनस सी, बहुत अच्छी बात है सर। और राइट हैंड साइड पर क्या, राइट हैंड साइड पर लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं सिर्फ फ्लिप कर दूं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं फाइनली इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो b माइनस सी को ऊपर, a को नीचे, ऐसे इसको ऊपर उसको नीचे ला रहा हूँ। तो फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ वो सुनना, फाइनली जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, गौर से देखना। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ b माइनस सी अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस। क्या आप सब इस बात से सहमत है कि लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू थी, उन्होंने खुद कहा था। तो लैम्डा में 1 ऐड करके और सबट्रैक्ट करके अगर उसका रेशो मिले तो वो कांस्टेंट आना है। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि b माइनस सी अपॉन a ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। इससे आप बस मुझे ये समझा दो कोई भी स्टूडेंट कि क्या ये आपको नहीं दिख रहा एक हाइपरबोला का लोकस। सर ऐसे कैसे आप इसे एक हाइपरबोला का लोकस कह रहे हो। मैं इसलिए इसे हाइपरबोला का लोकस कह रहा हूं क्योंकि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि b माइनस सी विल बी इक्वल टू व्हाट, a इंटू कॉन्स्टेंट, a इंटू कॉन्स्टेंट। अब एक और बात, बस सिंपल सी बात, व्हाट इज b, लुक एट दिस पार्ट, व्हाट इज b हियर। सर ये b और c, ये जो कैपिटल B और कैपिटल C ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स आपके फिक्स्ड हैं, इनमें कुछ बदलाव नहीं है। जो वेरिएबल पॉइंट है वो कौन है, आपका a, ये मूव कर रहा है। What is small b? Small b is the distance of this variable point a from capital C. Did you all get that? तो कैपिटल C पॉइंट से आपके मूविंग पॉइंट A की डिस्टेंस है स्मॉल b। तो क्या मैं इसे AC लिख सकता हूँ, तो B की वैल्यू को मैं AC से रिप्लेस कर रहा हूँ। सिमिलरली हाउ डू यू ट्रीट C? Sir, C is nothing but the distance of this point A from this fixed point B. So C can be replaced by AB. C can be replaced by AB, which is nothing but what? उसने कहा था आपसे कि जो आपका बेस है, जो आपका बेस है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये फिक्स्ड वैल्यू है तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट, जिसे मैं लिख देता हूँ एक फिक्स्ड वैल्यू। तो आप ये बात क्यों नहीं एहसास में ला पा रहे हो कि सर बड़ी साधारण सुलझी हुई सॉर्टेड सी बात है कि किसी पॉइंट की किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर एक फिक्स्ड वैल्यू आता है तो क्लियर सी बात है जो ये पॉइंट है ए जिसकी हम डिस्टेंसेस निकाल रहे थे वो क्लियरली एक हाइपरबोला का पाथ फॉलो करेगा। ये वही तो डेफिनेशन है, आप याद करो। आप सोचो ना, ये जो सी और बी हैं आपके वो फोकाए हैं, जो बी और सी हैं वो क्या हो गए भाई, वो दोनों आपके इस हाइपरबोला के फोकाए हो गए। आप समझ पा रहे हो क्या? और जो ए पॉइंट है वही तो आपका हाइपरबोला का लोकस है, तो जो ए पॉइंट है वही आपका हाइपरबोला का लोकस है। और अगर ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आई है ना, a टाइम्स क्या, लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये डिस्टेंस आपकी वो a डैश होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। याद करो, ये पढ़ा था ना हमने, बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, ये उसी बात का तो एक्सटेंशन है। तो आज की सबसे पहली लर्निंग उन्हीं सारी बातों का कंटिन्यूएशन कि सर अगर कभी कुछ ऐसे हालात बने तो हाँ हम कहेंगे कि वो एक आपका हाइपरबोला का लोकस है। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, प्रूव करने को नहीं आएगा, वो आपको बस इतना दे देगा, बस एक लाइन। फिर पूछेगा कि बताओ ये लोकस किसका है। ऑप्शन में हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल ऐसे लिखा होगा। अब आप ढूंढते रहना, ढूंढते जब आप रहेंगे तो आप सोचो कहानी शुरू हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट से जाते जाते वो गई ट्रिगो में, ट्रिगो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रायंगल्स पर गई, और ट्रायंगल से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पे गई, और फिर लाकर उसने कहानी वापस खत्म की हाइपरबोला की डेफिनेशन पर। इस तरीके से एग्जाम आपके साथ खेलेगी, इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगी कि आपको हर एक चीज़ हर एक बारी की पता हो, और तब ही जाकर आप एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली कर पाएंगे। यही आइडिया, यही स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करनी है हम सभी को कि हम हर एक चीज़ पढ़ें, बहुत प्रॉपर्ली पढ़ें और डिटेल्ड मैनर में पढ़ें। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीज़ समझेंगे। और मेरा यकीन करिए आज के सबसे आसान क्वेश्चन में और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन में ये एक है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल बस हाइपरबोला की डेफिनेशंस बिल्ड कर रहे हैं, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। जो बातें अभी तक सीखी हैं उन्हें कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ वन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला इज 2x + y = 1। ठीक है, फिर क्या,
द करेस्पॉन्डिंग फोकस इज 1,2, करेस्पॉन्डिंग फोकस इज 1,2। तो सर मुझे डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, फोकस मिल गई, इसेंट्रिसिटी भी मिल गई जनाब। सर इसेंट्रिसिटी इज √3, तो क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड सेकंड फोकस। सब निकाल लेंगे सर, आप तो छोड़ो सारी बातें, आपको सब तो दे दिया जनाब उसने। कैसे दे दिया सर? अरे भाई आपको डायरेक्ट्रिक्स पता है, आपको फोकस पता है, तो एक पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस अपॉन उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो इसेंट्रिसिटी होता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जनाब। हाँ, जो भी बातें वो करने को कहेगा वो करेंगे, पर क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? गौर से सुनिएगा, सिंपल सी बात है। हम जानते हैं एक पॉइंट, लेट्स कॉल इट h, k, moves in such a way that its distance from the focus, which is what, 1,2, and its distance from its directrix क्या है सर, 2x plus y minus 1 is equals to 0. This ratio is always equal to the eccentricity. अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कहूँ p, इसको कह दूँ s और इस पॉइंट को कह दूँ m, तो ps अपॉन pm जो होगा वो आपका क्या होगा, eccentricity यानी √3। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है, ये बात तो आप शायद पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों में ही पढ़ रहे हो, तो यही बात हमें करनी है। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? चलो निकालते हैं। h, k की 1,2 से डिस्टेंस को लेकर आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? सर बहुत सुलझा हुआ सा काम है, कुछ ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। h की 1 से h-1 स्क्वायर प्लस k की 2 से k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट नहीं लगा रहा हूँ, बाद में लगा दूंगा, अगर आपको तकलीफ है तो ये लो लगा दिया। खुश, बहुत खुश हो गए आपके मन की बात। चलो, इसेंट्रिसिटी टाइम्स, अब मैं pm को यहाँ ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो डिस्टेंस h, k की इस लाइन से 2 इंटू एच, मॉड लगाना मत भूलिएगा, आपको नहीं पता वो पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस 1 इंटू के -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1, 5, और 5 का क्या, अंडर रूट। अच्छा सर, इसेंट्रिसिटी को आपने क्यों लिखा है? आपको दिख नहीं रहा है क्या? इसेंट्रिसिटी उसने कहा है √3 है, तो मैं से √3 लिख दूँ तो चलेगा क्या? हाँ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन कैसे बन रही है? अभी नहीं बन रही, अब बनेगी। कैसे बनेगी? स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो आप देखो अंडर रूट कैंसिल, 3 और ये 5 बन जाएगा, और इसका होगा स्क्वायर। आई होप आप एग्री करते हैं इस बात से। जब मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये अंदर वाले पार्ट को एक्सपांड करता हूँ, अंडर रूट हटा के, h-1 का स्क्वायर, तो h-1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे h² + 1 - 2h प्लस k-2 का स्क्वायर। अब आप k-2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? वो आप लिखेंगे k² + 4 माइनस, आई एम रियली सॉरी, 4k इज इक्वल टू, अच्छा बाय द वे, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, जो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हुआ 5, वो यहाँ ले आऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप आप समझ पा रहे हो। अंडर रूट हटा तो स्क्वायर गया, तो ये 3 और 5 बने, तो 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 5 को इधर ले जा रहा हूँ। तो पहले मैं 2h + k-1 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। तो a², 2h का स्क्वायर कितना, 4h² है ना, 3 ऑलरेडी है तो 3 को मैं यहीं रखता हूँ, और ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो रहा है 4h² प्लस b² यानी k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर k² प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब सुनिएगा, प्लस 2ab यानी 2 × 2 4, तो 4hk, ये कितना दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है 4hk, और क्या 2bc यानी कितना, 2h × -1 यानी कितना, -2h, और उसमें डबल और किया तो कितना, -4h, तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या दिखेगी, -4h प्लस 2ca मतलब ध्यान से देखो, 2 तो 2 है, ca की बात करते हैं तो c और a, मैंने कुछ तो गलत किया है, मैं एक बार बस चेक करना चाह रहा हूँ। हमने ab लिया तो h और k ले लिया, तो कितना आ गया 4hk। पहले मैंने a और c ले लिया, मैं रियली सॉरी, अब मैं फाइनली bc ले रहा हूँ। मैं a और b ले चुका हूँ, मैं a और c ले चुका हूँ, मैं bc ले रहा हूँ, तो वो कितना होगा, k और -1 -k का डबल -2k, तो यहाँ पर एक जो टर्म आएगी वो होगी -2k, और इसका क्या, इस तरीके से चीज़ें होंगी। इसे सिंप्लीफाई कर लें क्या? कर लो सर, कर लेते हैं सिंप्लीफाई, गौर से देखना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये कितना है सर, ये है 3 × 4 12h², ये कितना है 5h², मैं 5h² को उधर ले जा रहा हूँ,
तो 12h स्क्वायर माइनस 5, 12 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करिए, आपको 7 दिखाई देगा। आप समझ पा रहे हो क्या? तो 12 माइनस 5, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो ये कितना हुआ 7h स्क्वायर। क्या मैं h स्क्वायर को यानी h को x से रिप्लेस करूँ तो आपको कोई परेशानी? हाँ सर, h कॉमा k को अल्टीमेटली आप x और y से रिप्लेस करते हो। आगे 3k स्क्वायर और यहाँ पर 5k स्क्वायर। 3k स्क्वायर में से 5k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट है तो -2y स्क्वायर, क्योंकि k को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? y से। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? अब यहाँ पे h और k में कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन h और k में एक टर्म यहाँ पर है जो कि कितनी है सर? वो है 3 × 4, जो कि टेक्निकली कितनी हो जाएगी? जो कि हो जाएगी 12h k यानी 12xy। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चीज़ें आसान हैं। अब क्या, गौर से सुनिएगा। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो h वाली टर्म्स की बात करते हैं। तो अगर मैं h वाली टर्म्स की बात करूँ सो 3 × -4h यानी -12h। यहाँ पे h वाली टर्म -10h, -10h उधर गया तो +10h, सो -12 + 10 -2, तो मुझे क्या दिखेगा? -2h, जिसे मैं लिख रहा हूँ -2x। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं आप सभी को। अब जो टर्म बच रही है वो क्या? 3 × -2 के कितना? -6 के। थोड़ा केयरफुली करेगा ना, कुछ भी ये गलत लिखोगे तो पूरा आपका ऑप्शन जो भी होगा मैच नहीं होगा। यहाँ है 5 × 4 -20 के, -20 उधर गया तो +20, और यहाँ ऑलरेडी -6 है। 20 - 6 14, तो कितना होगा? +14 के, यानी से मैं क्या लिखूंगा? +14y। आसान है। आगे शायद अब जो टर्म बच रही है सर वो टर्म्स हैं आपकी कांस्टेंट टर्म्स। कैसे? गौर से देखो भाई, 3 × 1 कितना दिख रहा है सर? ये मुझे दिख रहा है महज 3। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गौर से देखो सर, दो बातें हैं, 1 + 4 5, और 5 × 5 कितना? 5 × 5 25। 25 जब उस तरफ जाता है तो 3 - 25 कितना होता है? 3 - 25 होता है 22, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो दिस इज गोइंग टू बी -22 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑड है, इवन है, तो बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आपकी बनकर आई है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, x और y में क्वाड्रेटिक पावर 2, आप देख पा रहे हो ना? इस इक्वेशन को आप कहेंगे इस हाइपरबोला की इक्वेशन। यकीन करिए, जब आप इस हाइपरबोला की इक्वेशन में जब ये निकालेंगे, क्या आप h² - ab निकालेंगे, वो पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, जब आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा क्या होगा आपका? ABC, एक डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे AB, और HGF बची 3 जगह पर आप प्लेस करेंगे, तो उसको जब आप एक्सपांड करेंगे तो वो भी नॉन जीरो आएगा। ये सब बातों में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर मान लो सिर्फ हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी जाती तो ये आपका आंसर होता, कहानी खत्म हो जाती। उसने क्या किया? उसने कहानी खत्म नहीं की, उसने कहानी यानी बात को आगे बढ़ाया। बात को आगे कैसे बढ़ाया? उसने कहा कि अब आप मुझे बताओ, आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और दूसरी फोकस निकालिए। मैं कहता हूँ दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी हम निकालेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक काम करो, चीज़ें विजुलाइज करो, चीज़ें मैप करो, चीज़ें ड्रॉ करो, आपको दिखेगा। जैसे पहला पार्ट ध्यान से देखना। एक बात बताओ, ये चीज़ें कैसे हो रही होंगी सर? अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ले लूँ, है ना, आपके बेसिकली मैं उसके कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस, या आप जिन्हें कहना चाहें, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, है ना। ये हमने बात की, बिल्कुल की सर। अब इन एक्सिस पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो सुनना, आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स थी 2x + 1, 2x + y इज इक्वल टू 1, है ना। तो मान लेते हैं सर वो डायरेक्ट्रिक्स थी ये। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो? और इसी तरीके से एक और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं रहने वाली होगी। बिल्कुल सही बात है। और क्या? गौर से सुनना, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी सर? इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी 2x + y - 1 इज इक्वल टू 0। गौर से सुनना, इस डायरेक्ट्रिक्स के अलॉन्ग अगर मैं आपसे फोकस ढूंढवाता तो आप क्या कहते सर? इस डायरेक्ट्रिक्स के अलॉन्ग अगर मैं फोकस ढूंढवाता तो टेक्निकली ये आपका हाइपरबोला है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ये वो पार्ट जो है वो हाइपरबोला है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? सर अगर हम जानते हैं तो हमने कुछ कन्वेंशंस फॉलो किए, जैसे आप इस पॉइंट को यहाँ पर अगर फोकस है ना, और ऐसे ही फोकस अगर यहाँ मैं बना लूँ, है ना, और इस पॉइंट को भी मैं डिनोट करवा लूँ, और इस पॉइंट को भी मैं डिनोट कर लेता हूँ, ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये आपका कुछ होगा, है ना, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का फीट होगा। अब सुनना, फोकस थी 1,2। अब हम सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे, चीज़ें हम सोचते चले जाएंगे, जो बात हम करते आए हैं उसी बात से। सुनना, आप कैसे सोचोगे, बस वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ, सिंपल सी बात,
पहले तो हम ट्रांसवर्स एक्सिस निकालें, क्या निकालते हैं सर। ट्रांसवर्स एक्सिस कैसा होगा सर? ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा ना, उसको लेके ओपिनियन सॉर्टेड है कि वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा और वो 1,2 से पास होगा, बात खत्म। 2x + y - 1 अगर ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है तो इसकी एलिप्स इस स्ट्रेट लाइन 2x + y - 1 है ना, इस लाइन की मैं स्लोप निकाल सकता हूँ क्या सर? y को वहाँ शिफ्ट किया तो y = -2x + 1, आप देख पा रहे हो ना, -2x + 1 इस तरीके से। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आती है? इस लाइन की स्लोप आती है -2, है ना। तो इस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप कितनी आएगी? जो इस पर परपेंडिकुलर होगी उस लाइन की स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी 1/2। अब एक लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप 1/2 और वो 1,2 से पास होती है, तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? गौर से देखना, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन y - 2 है ना = स्लोप कितनी? 1/2 x - 1, क्योंकि 1,2 से वो पास होती है। समझ गए क्या? इसे मैंने सिंप्लीफाई किया तो कितना होता है? 2y - 4 = x - 2 इधर पास कर दिया ना, तो x - 1। सही लिख रहा हूँ क्या बात आप सभी को समझ आई? 2 को यहाँ ट्रांसफर किया तो 2y - 4 = x - 1 और फाइनली अगर मैं सारी चीज़ें दिलाता हूँ तो x - 2y, सारी चीज़ें अगर इधर लाता हूँ तो क्या? x - 2y, -4 को भी दिलाए तो +4, 4 - 1 कितना? 3, तो x - 2y + 3 आपके ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आती है। तो इसकी इक्वेशन क्या आती है? x - 2y + 3 = 0। एक बात बताओ, जहाँ पर आपके डायरेक्ट्रिक्स और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, वो पॉइंट में ढूंढ सकता हूँ क्या? आई होप आपको याद है। हम इसे अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए S है ना, तो इसे हम कह लेते हैं L, ये तो आपका सेंटर होता है, इसे आप कह लेते हो L' और इस पॉइंट को आप कह लेते हो S'। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ हम ना सिर्फ अगली फोकस और सेंटर निकालेंगे बल्कि हम तो सारी चीज़ें निकाल लेंगे। बस बात करते चले जाते हैं और चीज़ें निकालते चले जाते हैं। ध्यान से सुना, एक सिंपल सी बात है, मैं पहले तो L तक आता हूँ फिर देखेंगे जो भी निकालना है। सर L को लेके आपका ओपिनियन क्या है? L निकालने से मेरा थॉट है कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक लाइन है 2x + y - 1, एक लाइन क्या है सर? 2x + y - 1 = 0, एक लाइन क्या है? x - 2y + 3, x - 2y + 3 = 0। सर एक छोटा सा काम करते हैं क्या कि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यही इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 4x + 2y - 2 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब क्या, ध्यान से देखना, 4x + x कितना? 5x, ये पूरा पार्ट आपका कैंसिल और ये कितना? 3 - 2 1, तो x की वैल्यू कितनी आती है सर? x की वैल्यू आती है -1/5। अच्छी बात है, x की वैल्यू अगर मैं -1/5 यहाँ पास करता हूँ तो देखो कितना आ जाएगा सर? ये होगा -2/5 + y - 1 = 0। गौर से देखिए भाई, मैं इनका सम करके इसे उस तरफ शिफ्ट करूंगा, यानी मैं y = क्या लिख रहा हूँ? 1 + 2/5। ध्यान से देखो, 5 + 2 कितना? 7/5। तो y कोऑर्डिनेट कितना आता है सर? y कोऑर्डिनेट आता है 7/5, यानी कि -1/5, 7/5। ये जो पॉइंट आपका आया है L, वो कितना है? -1/5, 7/5। अब क्या? अब सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। मैं इस पॉइंट तक आना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भाई? A' और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? A। क्या आप सब इस बात को समझ रहे हो? एक बात सोच के बताओ, सिंपल सी बात है, L, A और S में क्या रिलेशन है? हाइपरबोला पर लाई करने वाला पॉइंट है A, तो A की फोकस से डिस्टेंस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? A की फोकस से डिस्टेंस, यानी A की फोकस से डिस्टेंस अपॉन हाइपरबोला पर ही लाई करने वाला पॉइंट है A, उससे उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्या? AL। शैल आई से सर ये तो एसेंट्रिसिटी होती है। अरे भाई आप जानते हैं ना ये क्या होती है? एसेंट्रिसिटी होती है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? एसेंट्रिसिटी क्या? √3, यानी ये डिस्टेंस क्या है? √3, यानी ये रेशो है आपका √3:1। क्या आप मेरी बात समझ गए? मतलब टेक्निकली आप बात गौर से सुनना, आप देख पा रहे हो आपके S, A और L, आपके S, A और L कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जहां पर A S और L को ज्वाइन करने वाली लाइन को, A जो है आपका S और L को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी टेक्निकली AS is 3:2 AL is 1। बात समझ आई क्या? मतलब ध्यान से देखना, ये आपकी लाइन है जिसमें ये है S जो कि कितना है? 1,2। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई? यहाँ पर है L और यहाँ कहीं है लेट्स से A, है ना,
और a से √3 1 में डिवाइड किया है, ये AL और AS। L के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बाय द वे? सर L के कोऑर्डिनेट्स हैं -1/5 और 7/5, तो इसे मैं लिख लेता हूँ -1/5, 7/5। तो क्या ये प्रोसेस से मैं अगर अपना सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मैं A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा? बहुत आराम से। तो A के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए भाई। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? √3 इंटू -1/5 यानी -√3/5 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। क्या आप सब इस बात को समझ पाए? Y कोऑर्डिनेट जब हमने A का खोजा तो वो कितना होगा? गौर से देखो, √3 इंटू 7/5 यानी 7 टाइम्स √3/5 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 2, आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो आप बताइएगा मुझे, डिवाइडेड बाय व्हाट? फिर वही इन दोनों का सम विच इज √3 + 1। ये प्रोसेस करके जिसे आप बेशक सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्या पालेंगे? हम ढूंढ लेंगे अपने किसके कोऑर्डिनेट्स? अपने पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो कि इसकी वर्टेक्स है। ये क्यों ढूंढ रहे हो? बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर मैंने A ढूंढ लिया, तो क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति कि सर अब आप A' भी ढूंढ सकते हो? पहले मैं A को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि मैं आपको A' तक जब पहुंचाऊँ तो बातें आपको समझ आए। ध्यान से देखना, A सिंप्लीफाई होके क्या दिखेगा उस पर बात करते हैं। सर ये 5 तो जाना नीचे तय है। अब देखना ये कितना दिखेगा? 5 - √3। ये आपका दिखेगा 5 - √3 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 - √3 अपॉन 5 टाइम्स √3 + 1 अपॉन 5 टाइम्स √3 + 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट की बात करें 5 इंटू 2 10, तो दिखेगा 10 + 7 √3। ये कितना दिखेगा? 10 + 7 √3 और डिवीजन में 5 टाइम्स √3 + 1, तो कितना होगा? 5 टाइम्स √3 + 1, है ना। इस तरीके से आप ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखेंगे किसके? A के। अब सुनिएगा ध्यान से, ये आपको आगे A के कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे? जब आपको मिल चुके हैं A के कोऑर्डिनेट्स, आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करिए, नहीं करना है तो मत भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपको A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो क्या मैं A' तक आने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ? गौर से देखना, आप एक सिंपल सी बात बताना, बहुत साधारण सी बात। एक बात बताओ, क्या मैं ये जानता हूँ कि A' एक पॉइंट है जो इस हाइपरबोला पर लाई करता है? हाँ, A' से इस फोकस की डिस्टेंस और A' से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस का मैं कुछ रेशो निकाल सकता हूँ क्या? गौर से सुनना जो मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ। A', L और S के बारे में बात हो रही है, सुनना ध्यान से। सर सबसे पहली बात तो ये कि A', L और S कोलिनियर है ना। मतलब अगर यहाँ कहीं है आपका A', यहाँ कहीं है लेट्स से L और यहाँ कहीं है S, तो ये तीनों कोलिनियर है। मैं किस किस के कोऑर्डिनेट जानता हूँ? मैं L और S के कोऑर्डिनेट जानता हूँ। L और S कितने हैं सर? L है आपका अगर -1/5 कॉमा कितना? 7/5 और S कितना है भाई? S हम निकाल ही चुके हैं, आई थिंक वो तो दिया ही था 1,2। तो अब गौर से देखो, फिर से वही बात, A' इस हाइपरबोला पर लाई करने वाला एक पॉइंट है जिसकी फोकस से डिस्टेंस, यानी मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा A'। मैं एक्सटर्नल डिवीजन के थ्रू भी निकाल सकता हूं, बट मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप चीज़ें समझें ताकि आप चीज़ें अच्छे से सोच पाएं। अपॉन A'L, क्योंकि ये हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि होगी A'L। ये रेशो भी तो एसेंट्रिसिटी होता है, यानी √3/1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप ये बात समझ पाए? यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस लेंथ को मैं कहूँ A', तो वो कितनी है सर? वो है √3 टाइम्स K। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और अगर मैं आपसे A', L की बात करूँ, ये डिस्कशन में एक दफ़ा और किया है, मैं बस एक्सटर्नल डिवीजन के बजाय इंटरनल डिवीजन पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो इसे मैं इसे मैं 1 कह रहा हूँ, लेकिन 1 इंटू K तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं LS, तो LS कितना होगा? सर जो LS डिस्टेंस होगी वो ये होगी, और वो क्या होगी? दिस माइनस दिस, यानी √3K माइनस K, यानी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √3K माइनस K। यानी अगर मैं आपसे बस इतना पूछता, सोच के देखना, अगर मैं आपसे इतना पूछता LA' अपॉन LS, तो LA' की लेंथ कितनी है सर? वो है K। और LS की लेंथ कितनी है सर? वो है √3K माइनस K, यानी वो कितनी हो जाती? 1/√3 - 1। ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला ही बन रहा है, बट उसे मैंने इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ जाएं। क्या बात आप समझ पाए? अब हम किसे निकालने में इंटरेस्टेड हैं सर? अब हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं किससे? कोऑर्डिनेट्स को। हम A' को निकालना चाह रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर मैं A' तक पहुँचना चाह रहा हूँ
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि L जो है इस पॉइंट ने A डैश और S को, अगर मैं A डैश को अल्फा और बीटा कह दूँ तो मैं क्या कहता हूँ, A डैश को लेट्स से मैं लिख देता हूँ क्या, अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा बीटा हमने यूज़ तो नहीं किया ना, नहीं किया। तो जो L पॉइंट है वो A डैश S को, वो A डैश S को 1:√3:1 में √3 - 1, तो ये है 1:√3 - 1 इस रेशो में डिवाइड करता है। तो क्या मैं इससे अल्फा बीटा तक आ जाऊंगा? एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी थी तो आप बस ये कह देते, सुनिएगा गौर से, आप ये कह देते कि सर सीधी सीधी सी बात है, जो आपका ये A डैश पॉइंट है, ये जो आपका A डैश पॉइंट है, ये आपके इस पार्ट को, किसको, S और L को एक्सटर्नली √3:1 में डिवाइड करता है, लेकिन एक्सटर्नली। तो मैं फिर वही बात √3 - 1, मतलब वो अपना सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से हम किसे निकालेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे A डैश को। दोनों बातें, दोनों कौन सी बातें, या तो इस तरीके से सोच लो तो थोड़ा सा चीज़ों को घुमा फिरा के करना होगा, और अगर आप एक्सटर्नल डिविजन से कर लें तो और आराम से हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल सा थॉट अगर निकालूं कि मैं A डैश के कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन से कर बात करता हूं, तो देखो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, A डैश ने क्या किया है, आपके AS और AL ये जो डिस्टेंस है इसको किस रेशो में डिवाइड किया, वही रेशो है वापस, क्योंकि सर देखो हाइपरबोला पर लाई करने वाला पॉइंट फोकस से डिस्टेंस अपॉन हाइपरबोला वाले पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, वो रेशो जो होता है वो एसेंट्रिसिटी यानी √3:1 है। लेकिन इस बार ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक्सटर्नल डिवीजन जब होगा, मैं एक्सटर्नल डिवीजन वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ, तो रेशो वही है 1:3, 1:√3, लेकिन इस बार एक्सटर्नल है, तो जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, 1:- √3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? -√3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मतलब ऐसा रेशो होता नहीं है वैसे, पर मैं इसे एक्सटर्नल डिवीजन वाले फॉर्मूले से यूज करके फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। और जब आप एक्सटर्नल डिवीजन वाले फॉर्मूले से A डैश के कोऑर्डिनेट्स खोजेंगे तो गौर से देखिएगा भाई, A डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आएंगे, ध्यान से देखना, 1:1, तो ये तो क्या रहेगा 1, फिर -√3 इंटू दिस, वो कितना हो जाएगा, √3/5, तो हो जाएगा प्लस √3/5 डिवाइडेड बाय व्हाट, इन दोनों का सम, जो कि हो जाएगा 1 - √3। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एक्सटर्नल डिवीजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपके फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ जाता है, तो मैंने उसको फ्रेम करने के लिए बस यहीं सीधे नेगेटिव साइन लगा दिया। सर ये कैसे पता चलेगा कि 1 पर लगाना है √3 पर? सीधी सी बात है, सोच के देखो कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, सर ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बड़ी वाली डिस्टेंस पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, मतलब इसके y कोऑर्डिनेट पर, तो वो वही बात वापस 1 × 2, तो ये कितना 2 प्लस, क्यों सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो 2 माइनस √3, तो कितना हो जाएगा 7 टाइम्स √3/5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 - √3। जरा अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो हमें क्या मिलेगा, गौर से देखना भाई, मैं A डैश के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना चाह रहा हूँ, तो A डैश टेक्निकली क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना सर, सीधी सीधी बात है, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 5 + √3 अपॉन 5 टाइम्स 1 - √3, सही लिख रहा हूँ क्या? सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y कोऑर्डिनेट है 5 × 2 10 - 7 √3 अपॉन 5 × 1 - √3। तो टेक्निकली ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये आपके आए हैं A डैश के कोऑर्डिनेट्स। अब सोच के देखो, मैं बस कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको A और A डैश दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये आपका क्या था, ये आपका था भाई A, है ना। और जब आपको A और A डैश मिल गए हैं तो अगर मैं इनका मिड पॉइंट ढूंढ लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे बहुत आराम से C मिल जाएगा। तो अब C ढूंढते हैं, लेकिन क्या क्या पूछा है जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। उसने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे और सेकंड फोकस पूछा है। सेकंड फोकस हम निकाल लेंगे, उस तक जाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मैं ढूंढना चाह रहा हूँ सेंटर। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो ये रहा आपका क्या, A डैश, है ना। तो A डैश और A, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि कैलकुलेशन वाइज ट्रिकी है ना। तो 5 + √3 अपॉन 5 टाइम्स 1 - √3, और यहाँ पे भी 5 - √3 अपॉन 5 टाइम्स 1 + √3, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को आप दोहरा लीजिए और आपका आ जाएगा। ऑल्दो कैलकुलेशन वाइज वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं देंगे, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी होता चला जा रहा है, जो पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ इसलिए एज्यूम करते हुए कि आप ये पार्ट कर सकते हो, मतलब वो बहुत ही लेंदी हो जा रहा है। अब अगर मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाने वाला है ना। सिमिलरली अब जब आप C का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, जो आप कर सकते हैं, पर वो नंबर्स ऐसे ही सेट करेंगे कि चीज़ें फटाफट हो जाएं।
अब जब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो गौर से देखो, अगर सर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो सिंपल सी बात है, क्या हम एस डैश तक नहीं आ सकते? अब उसने क्या निकलवाना चाह रहा है आपसे, अब वो पूछ रहा है आपसे द सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस को लेके तो ओपिनियन सॉर्टेड है सर। सर एक बात बताओ, आपको पहली फोकस पता है क्या? बिल्कुल पता है, आप सोच के देखना। जैसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, मैं आगे की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। मुझे एस पता है, मुझे सी पता है, शैलाई से सी से एस डैश की जो डिस्टेंस है वही सी से एस की डिस्टेंस है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप सोच के देखना, आपको सी पता है, आपको एस पता है, तो वही बात, क्या मिड पॉइंट थ्योरम से आप एस डैश नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से। बट वो और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशंस बनते चले जा रहे हैं, है ना। तो बस इस पार्ट को हम ऐसे कर लेंगे। मैंने दोनों बातें दोहराई हमसे। हम एस ए डैश और ए तक आ चुके हैं, इनका मिड पॉइंट निकालते ही क्या मिल जाएगा? सी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एवरीवन विद मी सो फार? एंड देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? हम अगला जो काम करेंगे वो क्या, वो ये करेंगे कि मुझे एस पता है और सी पता है, तो मिड पॉइंट आपके दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करके आप यहाँ एस डैश तक आ जाएंगे। मैं एक और स्टेप आगे आपको बताता हूँ कि और अगर उसने पूछा होता मान लो आपसे क्या, ए डैश, तो ए डैश भी ऐसे ही निकालते। सोच के देखो, सर हमें क्या पता है? हमें शायद ए पता है, हमने निकाला था, है ना। अगर हमें ए पता है, अगर हमें ए पता चल गया था, याद करो, तो ए से हम सी को वही मिड पॉइंट यूज करके ए डैश निकाल सकते थे। एक और बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि हम एल डैश निकाल सकते हैं? सर बहुत आराम से। कैसे? आप एक बात बताओ सिंपल सी, एल डैश क्या है? सर एल डैश के कोऑर्डिनेट्स पता कर ही लेंगे, वही बात, एल और एल डैश का मिड पॉइंट सी। अगर एल डैश के पॉइंट्स पता है और एल डैश पता है मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, तो स्लोप यहाँ से मिल जानी है, तो स्लोप पता होगी और वो किस पॉइंट से पास होता है वो भी पता होगी, तो हम निकाल लेंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ऐसा बन गया है कि बहुत कैलकुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अंडर रूट में इरेशनल टर्म्स बहुत फ्रैक्शन में चली जा रही है, काफ़ी कुछ हो जा रहा है। बट अगर वो नंबर सॉर्टेड से होते तो हम फटाफट कर देते। पर क्या आपको प्रोसेस समझ आई कि हम कैसे सोचेंगे? कोई डिफिकल्टी या विशेष नई बात तो नहीं है? आई होप आप ये सारी बातें याद रखेंगे। अगर ये सारी बातें याद रहेंगी तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। और मेरा बस आपसे कहना है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको दिखने लगेंगी अगर आप बना लेंगे तो एक रफ स्केच फटाफट बना लेना और चीज़ें देखते जाना, बहुत सिमेट्रिकल जब चीज़ें हों, क्योंकि देखो ना बहुत सब कुछ बहुत सॉर्टेड सा है, तो जब चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल सी हों तो आप फटाफट कर पाओगे, बहुत टफ नहीं जाएगा। और ये तब आपको पता होंगी बारीकियाँ कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, जब आपको न्यूएंसेस पता हो, जब आपने हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर किया हो। अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई की है तो आप बेशक हर एक क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहा ये। सर ये क्वेश्चन तो मत ही पूछो, इस क्वेश्चन को तो हम ना ही करें तो अच्छा। इस क्वेश्चन में तो सर सीधा सीधा कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? गौर से देखिए, आप बताओ, ये एक हाइपरबोला है, छोड़ो, आप बताओ ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है ax स्क्वायर, है ना। ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है by स्क्वायर, है ना। फिर ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है 2hxy, है ना। फिर ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है 2gx। फिर ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है 2fy। और ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है प्लस c = 0। अब आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? सर अगर आपने इतना लिख ही दिया है तो क्या, तो बात कर लो भाई। अब अगर मैं डेल्टा निकालता हूँ तो डेल्टा क्या आता है? सर डेल्टा आपका होता है, याद करो, डेल्टा जो होता है वो होता है a b c। आई होप ये बात आपको याद है। और इसी तरीके से क्या, h g f, यहाँ भी, और यहाँ भी h g और f। और ये जो डेल्टा है आपका, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, निकाल लेंगे। अब जब मैं a और b और c ढूंढता हूँ तो a कितना आता है? सर a साफ दिख रहा है आपको 2, है ना, तो a को रिप्लेस किससे किया? 2 से, कोई आपत्ति तो नहीं है। b को किससे रिप्लेस किया? b यानी कितना भाई? b भी आपका आता है 2। अच्छा, c को रिप्लेस किया तो c कितना है? c है आपकी कॉन्स्टेंट टर्म, जो कि कितना है? -4। क्या ये बात आप सभी समझ पाए? अच्छा, h g f कितना है? ध्यान से देखना, 2h है 5, 2h है 5, तो h कितना होगा? सर वो होगा 5/2। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे? 5/2, और यहाँ भी आप क्या रख देंगे? 5/2। g कितना है? सर ध्यान से देखो, 2g है -11, तो g कितना होगा? -11/2। तो आप दोनों जगह क्या रख देंगे? यहाँ -11/2 और यहाँ भी -11/2। नाउ व्हाट अबाउट f? सर f भी दिख ही रहा है, 2f कितना है? -7। 2f अगर -7 है तो f कितना होगा? सर f होगा आपका -7/2 यहाँ भी और -7/2 यहाँ भी। अब मुझे इसे इवैल्यूएट करना है। सर डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन हम जानते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा, वहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन। तो पहले तो हम इसे एक्सपांड करेंगे, है ना। दूसरा जो काम हम करेंगे वो क्या, गौर से सुनिएगा, h² माइनस AB निकालेंगे और वो होना चाहिए पॉजिटिव। h² क्या होगा? ध्यान से देखो, h अभी जस्ट हमने निकाला, ये रहा आपका 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर
माइनस ए बी। आई होप आप देख पा रहे हो, ए और बी कितने हैं, 2 और 2 यानी कितना 4। ये जो एक्सप्रेशन आता है आपका, ये भी क्या होना चाहिए भाई, ये भी सर आपका टेक्निकली आपके एक पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं आराम से कह दूंगा कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये एक बहुत सॉर्टेड सी हाइपरबोला की इक्वेशन को डिनोट करती है। क्या इतना क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं दोनों चीज़ें निकालता हूँ। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपांड करने में इंटरेस्टेड हूँ एक तरीके से। किस तरीके से, गौर से देखना। क्या मैं सिंपल सा काम करना चाह रहा हूँ, तीनों जगह से, यहाँ से और यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकता हूँ। ऐसा क्यों? ताकि ये ना 5/2 11/2 बहुत अजीब सी कैलकुलेशंस बन रही हैं, वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो उसे याद करो, हम डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस डेल्टा को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ, है ना। तो मैं डेल्टा यहाँ लिख लेता हूँ। अब सुनना, मैं टेक्निकली आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो को लेट से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 कितना हो जाएगा सर, ये होगा 4, है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बस बचेगा 5 और यहाँ बचेगा -11। तो ये कितना बचेगा 5 और ये बचेगा -11। आगे क्या, सेम काम यहाँ भी किया, इस सेकेंड रो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सर अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशंस अनअफेक्टेड रहे। तो ये 2 तो कैंसिल, अब देख पा रहे हो, ये 2 भी कैंसिल, तो कितना -7 और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4। आई होप आप मेरी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ क्या दिखेगा, -11 -7 और -8, क्योंकि अब वापस एक बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दिखेगा -11 -7 -8, है ना, -11 -7 और -8। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है। मेरा यकीन करिए, अब आप इसे एक्सपांड करिए, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलाउंग कर लीजिए, और अगर उस एक्सपांशन से पहले थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन का चांस आपको दिखता है तो वो कर लीजिए। मेरा कहना है ट्राई कर ही लेते हैं, बात खत्म करते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ और चीज़ें दिख रही हैं तो आप वैसा भी कर सकते हो। जैसे मुझे एक छोटा सा काम जो दिख रहा है वो ये, गौर से सुनना, कि मैं फर्स्ट रो को लेट्स से 5 से और सेकेंड रो को लेट्स से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। उससे एक ही पार्ट कैंसिल होगा, मत करो, कोई ज़्यादा खासा फायदा आपका होगा नहीं और चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट अलग हो जाएंगी। तो आप एक्सपांड कर दो, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हो। तो मैं लेट्स से रो 1 के अलॉन्ग कर रहा हूँ, तो ये 1/8 तो है ना, डेल्टा में कितना है 1/8 तो है ही, तो इसे मैं ऐसा कैसे ही रखता हूँ। अब जब हमने इसे एक्सपांड किया है तो क्या दिखेगा, देखना। एक्सपांड कैसे करते हैं भाई, अगर रो 1 के अलॉन्ग किया है तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4। 4 के लिए जो मुझे मिलेंगी चीज़ें क्या मिलेंगी, 4 × -8, तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है -32। आप सुन रहे हैं सभी लोग, है ना। और -7 × -7 ये हो जा रहा है +49, बट आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा -49। फिर आप लेंगे -5 के आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। ये कैसे कर रहे हो सर आप, हमें नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे तब डिटर्मिनेंट्स में ये बात करेंगे। इसके लिए जो आप लेंगे वो क्या होंगे, 5 और -8, है ना। अगर जब आप इन्हें लेते हैं तो कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है -40, और माइनस आप करेंगे इस प्रोडक्ट को, -11 -7 ये हो जाता है +77, इसे आप करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये कुछ हो जाएगा -77। आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। अब हम क्या लेंगे, इस वाली टर्म को जो कि है -11। -11 के लिए मैं किन 2 चीज़ों से बात करूंगा, मैं बात करूंगा यहाँ, आई एम रियली सॉरी, प्लस साइन नहीं लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, दिस इंटू दिस, तो 5 × -7 कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है -35। ये कितना हो जाता है -35, और अगला काम दिस इंटू दिस, बट ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट होगा। -11 × 4 -44, अगर आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना +44, और इस तरीके से आपका ये पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बहुत आराम से आप चीज़ें कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर नॉन ज़ीरो आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ट्राई करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। -49 + 32, मतलब बेसिकली इन दोनों को ऐड करके माइनस साइन लगाना है। बताओ 50 में 31 ऐड कर दूं क्या, मैंने क्या किया, 32 का एक यहाँ दे दिया तो 50 लग रहा है। 50 में 30 जोड़ाता हूँ 80, और 80 में एक जोड़ा तो 81, यानी 81। 81 × 4, 81 का डबल कितना होता है, सॉरी 80 का डबल कितना होता है सर, 80 का डबल होता है 160, 160 का डबल 320, और 320 में 1 का डबल 4 ऐड किया तो 324, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो कितना मिलेगा -324। ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा -324। और क्या, और देखते जाओ, ध्यान से देखना। 70 में 40 ऐड करते हैं तो 70 + 40 कितना, 110। 110 में 7 ऐड किया तो 117। 117 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना।
100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500, सुन रहे हैं आप लोग। अब बचा 17 का 5 टाइम्स आई थिंक 85, समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो कितना हो जाएगा 585 विद अ नेगेटिव साइन, सॉरी ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाता है 585, तो ये हो जाता है 585। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। प्लस मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, 85 ही होता है ना 17 का 5 टाइम्स, क्योंकि 17 का 10 टाइम्स 170, बिल्कुल 85 है ना। अब सुनना बहुत ध्यान से, 45 माइनस 35 मैं कैसे करता हूँ सुनना, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 4 44, यानी 5 और 4 9, यानी प्लस 9, 9 इंटू 11 माइनस 99, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ क्या आ जाने वाला है, यहाँ आता है माइनस 99। और जितना मेरा बेसिक सेंस कह रहा है ये सर जीरो नहीं हो रहा है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको 8 से भी डिवाइड करना है, उससे कोई खासा फर्क पड़ना है नहीं। ये आपकी डेल्टा की वैल्यू जितना अभी मैं देख पा रहा हूँ, तो बात समझो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अगर ये 100 भी होता, अगर ये 100 भी होता, मान लो 90 की जगह 100 भी होता, तो 324 में आप 100 ऐड करते तो वो होता 424, और 585 में से 423, क्योंकि वो 99 है, 423 आप ऐड करें तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव वैल्यू है, उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो नॉन जीरो आएगी। मैं बस प्रूव करना चाह रहा हूँ कि वो नॉन जीरो है। तो सर ये बात तो तय हुई कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि अगर ये जीरो आ जाता तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती, मैं इससे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जब बात इसकी निकली है तो इसकी भी बात कर लेते हैं, गौर से देखो भाई, 5 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कितना जा रहा है 25 अपॉन 4, और ये कितना है, ये है 4, 4 का 24 कितना टाइम्स होता है 6 टाइम्स, तो 25 तो ज़्यादा ही होगा ना, 6 पॉइंट समथिंग, और ये है 4, 6 में से 4 सबट्रैक्ट किया तो 2, यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, आपका डिटर्मिनेंट और h स्क्वायर माइनस ए बी दोनों ही इस तरीके से आपके निकल कर आ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो और आपका h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव। और अगर ऐसा होता है तो ये जो इक्वेशन है ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, वो एक इक्वेशन लिख देगा और पूछेगा क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा निकालेंगे। अगर वो जीरो आ गया, मैं आपको पूरी सिंपल सी प्रोसेस बता देता हूँ, अगर वो जीरो आ गया तो मैं क्या कह दूंगा स्ट्रेट लाइंस, पर जीरो नहीं आया तो नॉन जीरो। तो तीन बातें, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो पैराबोला, लेस देन जीरो याद करो एलिप्स, और ग्रेटर देन जीरो यानी हाइपरबोला। ये बातें हमने पहले भी की है, अगर आपको याद आ रही है तो ये प्रोसेस याद रहेगी। कभी भी किसी इक्वेशन को देख के वो पूछे कि ये क्या है, ऑप्शन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन देते वो, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तीनों बातें हम लिखना जानते हैं। ये बात हमने की है, ये डिस्कशन हमने किया है, तो इस तरीके से हम चीज़ें सोचेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे अगले सवाल की तरफ, तो ये रहा आपका अगला सवाल। सर ये तो कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा है, मेरा यकीन करिए ये तो आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन कैसे हो गया सर? ये आसान इसलिए है क्योंकि इसमें सब दिख रहा है आपको। बाय द वे कैसा क्वेश्चन है, आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, नहीं ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन करेंगे आप। तो ये है भाई आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। तो आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है, आपने इस चैप्टर को कैसे समझा है, ज़रा वो चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिएगा। और दूसरी ज़रूरी बात कि क्या हम इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं हिंट ज़रूर देता हूँ ताकि आपकी बात बन जाए। अगर बात ना बन पाए तो बात कैसे बनेगी जनाब, देखो x और y एक पॉइंट है, x और y एक पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। उस पॉइंट की इस पॉइंट से किससे, -4, -2 से, और इस पॉइंट से किससे 4, 2 से कुछ क्लिक हुआ या नहीं, उस पॉइंट की जो कि क्या है x, y, इस पॉइंट से जो कि है लेट्स से s और s डैश से डिस्टेंसेस का डिफरेंस। वैसे तो p यहाँ नहीं होगा, वो तो एलिप्स वाला पार्ट है। मैं अगर p को कहीं और बना लूँ, है ना, अगर मैं p को कहीं और बना लूँ तो मैं आपसे थोड़ी सी लिबर्टी चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकली क्या बन रहा है, ये एक हाइपरबोला है। आई होप आप समझ पा रहे हो। p एक पॉइंट है मान लो x, y, तो उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस यानी क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। ये PS क्या होगा, ये, और PS डैश ये डिफरेंस अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ क्लिक किया तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, याद करो सर कि PS माइनस PS डैश आपका हमेशा AA डैश होता है। और AA डैश यानी ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ आपको मिल गई है। ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ मिल जाने से क्या मैं एसेंट्रिसिटी तक पहुंच जाऊंगा, आप आराम से सोचिएगा। इससे ज़्यादा हिंट मैं दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी, आपको क्वेश्चन ही पूरा क्लिक कर जाएगा। यहाँ से आगे आप आराम से निकालेगा, बात बन जाएगी। तो ये है पहला आज का आपका असाइनमेंट या होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया। चलो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन ये रहा, ये आज का आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। क्या लिख रहा है पढ़िए ज़रा।
OA एंड OB आर फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस, तो दो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस है OA और OB। जितना मेरा दिमाग कह रहा है सर शायद ओरिजिन से वो A और B दो लाइंस निकाल दिए। P is any point and PM and PN are the perpendiculars from P on OA and OB। ठीक है, देख लेंगे जो भी बात होगी। Prove that the locus of P is hyperbola if the quadrilateral OMPN is one of the constant area। अब आप चीज़ें सोचेगा और जैसा जैसा उसने कहा है वैसा करेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा, आप पहले तो दो लाइन बना लेना, कौन सी, OA और OB, है ना। तो मान लो ये आपकी लाइन है OA और ये लाइन है आपकी OB, है ना। तो उसमें पॉइंट फिक्स होगा कौन, O। यहाँ पे मान लिया पॉइंट A और यहाँ पे मान लिया पॉइंट B, बस इसे मान लेता हूँ, है ना। अब सुनना, वो कह रहा है PM एंड PN आर दी परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन OA एंड OB। तो P एक पॉइंट है ना, P एक रैंडम सा पॉइंट में मान लेता हूँ, लेट्स से यहाँ, ठीक है क्या। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पर, OA पर, तो वो कितना है, M। उसका जो फीट है वो है M, तो ये ड्रॉप किया। ये फीट कितना है भाई, इस फीट के कोऑर्डिनेट्स, इस फीट का पॉइंट है M। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना। मैं A को कहीं और बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्या है भाई, N, है ना, ये मान लो A है। अब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, गौर से सुनिएगा। प्रूव दैट द लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कौन, OMPN। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है OMPN, आप आराम से सोचिएगा, दो लाइन चुनिएगा, दो बेसिक सी लाइन चुनिएगा और उन लाइन के बीच में कहीं भी किसी भी जगह एक पॉइंट चुनिएगा इस तरीके से कि उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, तो फीट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आप जब इस एरिया को निकालेंगे, जब इस क्वाड्रिलल का एरिया निकालेंगे, आप स्टेयर मेथड यूज कर लीजिए, जैसा भी आपको लगे। फाइनली आप इसके एरिया में एक इक्वेशन बनती हुई पाएंगे, P का जो लोकस आप पाएंगे वो एक हाइपरबोला की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा अगर इसका एरिया में फिक्स कर दूँ तो। ये टेक्निकली पता क्या है, ये वो वैसा है जैसे किचन में आपकी मम्मी जो यूज़ नहीं करती है, जो होल्ड करने के लिए यूटेंसिल्स को यूज़ करती हैं, ये उस तरह का एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लियर सी बात है, अगर यहाँ पर एक मैं पॉइंट फिक्स कर दूँ इस तरीके से कि इस एरिया को चेंज ना होने दूँ, तो अगर ये अभी ऐसा है, फिर बाद में चलो थोड़ा कम भी हुआ तो कुछ ऐसा हो गया, कभी ज़्यादा भी हुआ तो कुछ ऐसा हो गया, पर अगर एरिया मैंने कांस्टेंट रखा तो इस पॉइंट का जो पाथ होगा ना वो एक हाइपरबोला ही बनेगा। इस पॉइंट का जो पाथ होगा ना वो एक हाइपरबोलिक कर्व ही बनेगा। ये बात आप देख पाएंगे, या तो ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, आप आराम से देखिएगा। तो ये बात आप बहुत आराम से प्रूव कर पाएंगे। बस मैंने कुछ हद तक आपको हिंट दिए, आगे का पार्ट आपके हाथों में, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, ये आज का आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। आई होप आपने पिछले होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया था, स्क्रीनशॉट लिया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंट मैं दे देता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो वो इसको कह रहा है ये एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला है। सर इसमें कैसे चीजें ढूंढेंगे, मेरा यकीन करिए आप ढूंढ सकते हो। देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि सर 3,1 लेट्स से फोकस है, 3,1 अगर फोकस है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर 4x + 3y हो सकता है आपकी क्या रही होती, 4x + 3y डायरेक्ट्रिक्स रही होती। पर सर अगर ये डायरेक्ट्रिक्स रही होती तो इसेंट्रिसिटी तो नहीं दिख रही है, तो इसेंट्रिसिटी बना लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, 4x + 3y, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9, आई होप पाइथागोरस इंटरप्रेट 5 √ जो ले रहा हूँ 25 का 5। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इसे कुछ ऐसा लिखना चाहा, कैसा, ध्यान से देखना, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 1, है ना, इससे आप लीजिएगा -1, y + 1 का होल स्क्वायर का √, ये हुई डिस्टेंस, इज इक्वल टू उस x y की इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस क्या होगी सर, वो होगी 4x + 3y का मॉड डिवाइडेड बाय √/5। पर अब जब आपने थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, मैं इस इक्वेशन तक जब आना चाह रहा हूँ, तो √5 से आप मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करें। अब काम खत्म हो चुका है। अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी नहीं दिख रही है, आपको दिखनी चाहिए। क्यों दिख रही है सर, ध्यान से देखना, सुनना, काम की बात है। काम की बात यह है, गौर से देखिएगा कि देखो फोकस अगर 3,-1 है और डायरेक्ट्रिक्स अगर रही होती 4x + 3y, थोड़ी देर के लिए अगर मैं मानूं, तो गौर से देखो भाई, आपको डायरेक्ट्रिक्स अगर 4x + 3y है तो उससे x, y की डिस्टेंस होगी ये। और अगर मैं पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो निकालूं तो वो कितना होता है, इसेंट्रिसिटी। और आप √5 देखो 2.25, यानी ये >1 है। तो बिल्कुल सही बात सर, ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। और इस हाइपरबोला में मुझे बहुत आराम से दिख रहा है, ये क्या हो गया भाई, ये आपकी होगी डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा, सुनना ध्यान से, क्योंकि हमने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आज किया है। कैसे किया है, याद करो, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो सर अगर इतनी बातें पता है तो ट्रांसवर्स एक्सिस तो बहुत आसान है, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लाइन,
फोकस से पास होने वाली लाइन होती है, बात खत्म। तो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, आई होप आप निकाल लोगे स्लोप, और वो इस पॉइंट से पास होती है, तो आप बहुत आराम से इस तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ मेरा यकीन करिए मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा तो मतलब अगली लाइन में आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन था, और इस तरीके से हम ये चैप्टर का ये वाला पार्ट कि अभी हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है, डेफिनेशन को लेकर बिल्ड की है। हम अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन तक नहीं आए हैं, हमने कोई खास बहुत विशेष नई बातें नहीं की, पर एक मज़ेदार तरीके से चीज़ों को देखा और सीखा है। मेरा मानना है आपने कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर होते हुए देखी हैं। ये हम भाई IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की सिंगेज बुक के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना होगा। और कई सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।